NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। आशा है आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और मैं भी उसमें सहयोग करने के लिए आपके साथ हूँ। मैं राय सिंह वर्मा आपका आपके अपने चैनल विज्ञान का संसार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। NMMS से संबंधित एक नई वीडियो लेकर के। देखिए, पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने जनरल क्वेश्चंस लिए थे सभी, क्योंकि वो हमारी पहली वीडियो थी NMMS से संबंधित। आज जो हम लेके आए हैं वो अपने विषय से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें हम विज्ञान से संबंधित प्रश्न करेंगे कि NMMS में विज्ञान से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न हम करेंगे। देखिए, जितना ज्यादा इनको समझ के अच्छा करने की कोशिश करेंगे, समझो इनको, जब समझोगे तो आपके सवाल अपने आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। तो विज्ञान में आज की वीडियो में हम करते हैं शुरुआत NMMS कक्षा 8 विज्ञान विषय से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है क्या, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस क्या है। एलपीजी क्या था हमारा, ये एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि हमारे घरों में जो हम गैस यूज कर रहे हैं, सिलेंडर जो हमारे घरों में है, वो हमारी कौन सी गैस है, एलपीजी गैस है। अब ये जो गैस है, एक गैस तो ये है, लेकिन ये गैस भी अकेली नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसमें पाई जाने वाली कौन सी गैस है, इन 4 गैसों में से वो कौन सी गैस है जो एलपीजी में पाई जाती है। तो इसका हमारा जो उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन एक गैस है जो एलपीजी के अंदर होती है। जो हमारे घरों में जो एलपीजी हम यूज करते हैं, जो गैस का सिलेंडर है उसके अंदर एलपीजी होती है, और एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, हमारी ब्यूटेन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन दर क्या होती है। देखिए, हम जनरल भाषा में क्या कहते हैं, नाड़ी कितनी होनी चाहिए। अब हृदय स्पंदन दर से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, नाड़ी जो हमारी होती है वो कैसे पता करते हैं हम। डॉक्टर जब देखता है, देखो बीपी हमारा मापता है, तो यहां से वो नस पकड़ता है और उसमें वो देखता है क्या, हृदय स्पंदन दर। आपका जो हृदय है वो आपके शरीर में खून का संचार कर रहा है, तो वो खून का संचार जो कर रहा है हृदय, वो 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है, तो वो आपकी हृदय स्पंदन दर हो जाती है। वो हमारी कितनी होती है, जनरली हम नापते हैं तो क्या होता है, हमारा 72 मानते हैं हम उसे। तो इसमें जो एक रेंज दी गई है कि वो कितनी होती है हमारी, तो वो हमारी कितनी है, 70 से 80 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार खून को 72 बार हम मानते हैं। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 70 से 80, उसमें क्या हो गया, 1 मिनट में 70 से 80 हमारी क्या होती है, स्पंदन दर है हृदय की, कितनी है, 70 से 80। अम्ल और अक्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, अम्ल और अक्षार को हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अम्ल है क्या और अक्षार है क्या। आपने जनरल एक शब्द सुना होगा, क्या, एसिडिटी होगी। वो एसिडिटी होती क्या है, देखिए हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने के लिए अम्ल होना जरूरी है, क्योंकि खाना जब तक पचेगा नहीं, खाना पचाने वाले पाचक रस जो है उनमें से अम्ल भी एक है, HCl जो हमारे आमाशय में बनता है। तो हमारा जब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीयता। इंग्लिश में हम बोल देते हैं उसको एसिडिटी हो रही है, बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, तो हम क्या लेते हैं, एसिडिटी होती है तो हम कहते हैं कि इनो ले लो। इनो में क्या होता है, देखिए अम्ल क्या होता है, खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। अक्षार क्या होता है, जो कड़वे पदार्थ होते हैं उनमें अक्षार होता है। अब ये कहता है कि जब अम्ल को अक्षार के साथ मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रलाइज, की उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अम्ल के अंदर अक्षार मिलाते हैं। अब अम्ल और अक्षार है क्या हमारा, अम्ल और अक्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया, यानी कि अम्ल से जब अक्षार मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हमारा उदासीनीकरण। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसका हमारा उत्तर क्या रहेगा, उदासीनीकरण। देखिए, जब इन चीजों का हमें पता होगा, अम्ल क्या है, अक्षार क्या है, उनमें अभिक्रिया हो रही, वो अभिक्रिया क्या है, तो हम क्या कर पाएंगे, उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे, उन चीजों को समझ पाएंगे। और समझ के जब किसी चीज को हम समझ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए उसके बारे में बताना आसान हो जाता है। हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा वो हमारा क्या है,
वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है किससे? वायुमंडल का जो दाब है वो हम मापते हैं, प्रेशर जो हमारा वायुमंडल का है किससे नापते हैं हम? देखिए वायुमंडल का जो हमारा दाब हमने मापा है वो हमारा किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से हम क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। गैल्वेनोमीटर फिजिक्स का ही होता है ये, लेकिन हमारा जो दाब मापने का यंत्र है वो हमारा क्या है? बैरोमीटर होता है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए चिपको आंदोलन एक आंदोलन हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए क्या हुआ था कि पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जंगल में लोग वहां रहते थे, तो पेड़ ही उनका तो क्या था, हर तरीके से उनकी साधन, उनका पेड़ों से उनको लाभ हो रहा था। और जब वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि फैक्ट्रियां लग रही थी, बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा था। अब पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेड़ को चिपक जाते थे कि इसको काटने से पहले आपको, हम जो पेड़ों को चिपके हुए पहले हमें मारना पड़ेगा। तो ये एक आंदोलन चला था, पेड़ बचाओ उसके लिए। अब उसमें क्या था, तो वो चिपको आंदोलन। अब देखो चिपको आंदोलन जब बता दिया, सब कुछ हमें पता चल गया कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो फिर हमें आसानी होगी हमारी। क्यों? क्योंकि देखो पहला इसमें क्या है हमारा, जल संरक्षण। अभी हमने बताया पेड़ बचाने के लिए हुआ, तो मृदा संरक्षण, ना मृदा है ना जल है ना वन्य जीव संरक्षण है, ये क्या है? वन संरक्षण। वन संरक्षण का मतलब पेड़ों को बचाना। अगर हम पेड़ बचाएंगे तो वन्य जीव भी बच जाएंगे, संरक्षण उनका होगा, मृदा का भी संरक्षण होगा, और अगर पेड़ होंगे तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो ये क्या था हमारा? वन संरक्षण से संबंधित था। अगला, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश जो हमारा होता है ना, प्रकाश की किरण जो हमारा प्रकाश है किरणपुंज, उसके अंदर सातों रंग विद्यमान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारा इंद्रधनुष जो होता है वो हमारा बनता है। इसका उदाहरण भी है, जब वातावरण में पानी की बूंदें होती है और उसमें से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वो रंग भी आपको पता होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वो सफेद रंग प्रकाश जब गुजरेगा उसमें से, तो उसका क्या हो जाता है? देखिए अब क्या हो रहा है, पहला हमारा क्या है इसका? अपवर्तन। अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका रास्ता बदलना, ये आ गया उसमें, ये तो नहीं है। दूसरा हमारा क्या? परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? किसी चीज से टकरा करके प्रकाश का वापस आना, वो परावर्तन है। इसमें परावर्तन भी नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब अंदर ही अंदर प्रकाश का परावर्तन, वो भी नहीं है। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण हमारा क्या है? रंग। जो हमारे वर्ण विक्षेपण है वो क्या हो जाता है? रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन से रंगों में? देखो उसका है हमारा विबग्योर, ये रंगों के पहले अक्षर है। हमारा अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब यानी कि देखो मुंह के अंदर हमारे दांत है, उन दांतों को डॉक्टर कैसे चेक करेगा? दांत तो मुंह के अंदर है, अगर बाहर कोई चीज हो तो डॉक्टर उसे आसानी से देख लेगा, लेकिन अंदर की चीज को कैसे देखे? डॉक्टर मुंह के अंदर तो जा नहीं सकता उसे देखने के लिए, तो क्या करेगा? वो दर्पण का प्रयोग करेगा। दर्पण हमारे मुंह में डालेगा, छोटा सा दर्पण होगा, उस दर्पण के अंदर उस दांत को देखेगा कि उस दांत के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें हमें क्या करना है? दर्पण का पता होना चाहिए इस चीज के लिए हमें पहले कि कौन सा दर्पण कैसा होता है, क्या काम आता है। देखिए ये हमारे पास एक दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है हमारा? ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये इसको देखो, ये क्या है? यहां से देखो ये अंदर की तरफ है घुसा हुआ और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण के अंदर अगर हम देखते हैं तो दूर की बहुत सारी चीजों को ये अपने अंदर कवर कर लेता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के शीशे में किया जाता है, जो पीछे देखने के लिए जो शीशा होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये अगर हम उस शीशे में चाहे बाइक का हो, चाहे कार का हो, चाहे बस का हो, उसमें ये इसका प्रयोग होगा। इससे क्या होगा? कम क्षेत्र में ये ज्यादा जगह को दिखाएगा। आपने गाड़ियों के ऊपर अगर नई गाड़ी या फिर नया शीशा अगर कहीं लगा हो तो उसके ऊपर देखा होगा एक लाइन लिखी होती है उसके अंदर, क्या? द ऑब्जेक्ट्स आर मच क्लोजर देन दे अपीयर।
कि जो इसके अंदर दिख रहे हैं हमें, वो जितनी दूर दिख रहे हैं उतनी दूर नहीं है, बल्कि वो बहुत पास है। इसका मतलब क्या, क्योंकि वो इस शीशे के अंदर ज्यादा एरिया दिखाता है, इसलिए उन चीजों को दूर दूर करके दिखाता है। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, यानी कि बड़ी चीजों को छोटी करके दिखा रहा है। और इसके विपरीत हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण ये हमारा, ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, पीछे पॉलिश्ड है, जो बाहर की तरफ एरिया था वो पॉलिश्ड है, यानी कि दर्पण इस तरफ है, इस तरफ है तो ये अंदर की तरफ झुका हुआ है। ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, ये क्या करेगा, उत्तल दर्पण के विपरीत, यानी कि ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। तो डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने के लिए। अब ये हमारा क्या हुआ, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है, अवतल दर्पण का क्या प्रयोग है। अगर इन चीजों को आप समझ जाओगे तो फिर आप ऐसे सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हो। तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर करेगा इस चीज के लिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परासर कितना होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें तापमान किस रेंज तक हम माप सकते हैं। देखिए हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री के करीब होता है, 36 से 37 के बीच में हमारे शरीर का तापमान। तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर जो हमारा थर्मामीटर हमारे शरीर का जो तापमान मापता है, वो जब हमें बुखार हो जाती है तो 37 से ऊपर हमारा टेम्परेचर जाएगा बॉडी का, तो उसको मापने के लिए हमें क्या चाहिए, 37 से ऊपर का चाहिए। तो उसका जो ताप परिसर, देखो इसी चीज में अगर हमें इस चीज का पता होगा कि तापमान हमारे शरीर का तापमान, क्योंकि थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के काम आता है, और शरीर का तापमान अगर हमें पता है तो हम बता भी देंगे कौन से थर्मामीटर से मापा जाएगा। जब हमें पता है कि 36 से हमारा ऊपर तापमान रहता है, 36 से 37 के बीच, और 37 से प्लस हमारे जब बुखार होगी तो तापमान हमारे शरीर का जाएगा, तो उसको नापने के लिए 37 से ऊपर चाहिए। तो ये एक रेंज होगी। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज को समझो, इसमें भी 35 से 42 दे रखा है, लेकिन यहां क्या दे रखा है, यहाँ फारेनहाइट दे रखा है। फारेनहाइट के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। 35 डिग्री आर से 42 डिग्री आर, 35 के से 42 के का मतलब तो 1000 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का तापमान होगा। अब अगर इसको हम फारेनहाइट में नापना चाहें तो फारेनहाइट में वो तापमान हमारा 98 प्लस चला जाएगा। ठीक है, कई बार कहते हैं, अब यहां आपको एक असमंजस आई होगी कि आप तो कह रहे हो जी 35 से 42 के बीच हमारे शरीर का तापमान होता है, जबकि डॉक्टर और हमने सुना है कि किसी को 100 बुखार हो गया, किसी को 101 बुखार हो गया, तो वो 100 और 101 क्या होगा, जबकि हमारे शरीर का तापमान तो 35 से 42 के बीच ही आ रहा है। अगर इतना ज्यादा तापमान हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए वो क्या होता है, वो हमारा जो तापमान होता है वो फारेनहाइट में मापा जाता है, और वो हमारा क्या होता है 98 पॉइंट, यानी कि प्लस में 98 प्लस होता है। अब उसमें देखो 98 में हमारे शरीर का तापमान अगर 98.6 मान लो, और इससे ऊपर हमारा 100 चला जाता है तो हम क्या कहते हैं, 100 बुखार हो रहा है, 101 बुखार हो रहा है। कितना डिफरेंस आया, सिर्फ 2 डिग्री फारेनहाइट का, लेकिन वो भी काफी है। तो इन चीजों को समझना, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में और फारेनहाइट में क्या डिफरेंस है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा थर्मामीटर में मापा जाता है। ये हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर था। अगर हमने लेबोरेटरी के लैब के थर्मामीटर की बात करें तो क्या हो जाता है, उसकी रेंज जो होती है हमारे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अलग अलग है। अब अगला प्रश्न हमारा, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रम से क्या होगी। देखिए न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, यानी कि नजदीक से नजदीक हम कहां से स्पष्ट देख सकते हैं और दूर से दूर हम कितना स्पष्ट देख सकते हैं, कितनी दूर की चीजें देख सकते हैं। नजदीक की चीजें हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। आप कोशिश करके देखो, अपना हाथ नजदीक ला करके कोशिश करके देखो देखने की, आप धुंधला देख पाओगे, क्योंकि एक निश्चित दूरी होती है, उस दूरी से पहले हमारी आंखें फोकस नहीं कर पाती है। तो क्या होगा, न्यूनतम जो दूरी है वो हमारी 25 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम दूरी यानी कि ज्यादातर अनंत, कितनी भी दूर तक हम देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से पहले हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर और अनंत, यानी कि नजदीक का जो हमारा है कम से कम 25 सेंटीमीटर, और दूर अनंत, जितनी भी दूर हो हम उसको देख सकते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, यानी कि जो हमारा लैब में आपने देखा होगा, सूक्ष्मदर्शी जो हमारा है, सरल सूक्ष्मदर्शी, उससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? देखिए, प्रतिबिंब आभासी या फिर वास्तविक, दो प्रकार के प्रतिबिंब हम इसके अंदर आ रहे हैं हमारे, कि प्रतिबिंब जो सूक्ष्मदर्शी बना रहा है वो किस प्रकार का होगा, आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। वास्तविक जो है कि हम अपने आप को शीशे के अंदर देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा उल्टा होगा, ठीक है ना। हम अगर अपने शीशे के सामने अपने आप के खड़े, तो हमारा जो दायां भाग है वो उसमें हमारा बायां दिखाई देगा, तो वो हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। और आभासी यानी कि बिल्कुल जैसा है वैसा ही अगर दिख जाए तो वो क्या है, वो आभासी है। तो इसमें हमारा जो उत्तर रहेगा कि हमारा जो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो हम देख रहे हैं, उसका हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं तो बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का, छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी से, और उसमें आभासी जब प्रतिबिंब बन रहा है तो हमारा क्या होगा, आभासी और बड़ा होगा। अगला, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए, चार पदार्थ दे रखे हैं। चुंबक हम जनरली एक ही चीज मानते हैं कि लोहा ही चुंबक ये पदार्थ है ना। लेकिन यहां जो और भी चीजें दे रखी हैं वो क्या है हमारा, देखिए, इनमें से एक पदार्थ ऐसा है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा हमारा होता है, हमें पता है, निकल भी और कोबाल्ट भी, ये भी हमारे चुंबकीय पदार्थ है। जस्ता जो है वो हमारा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसलिए इनमें से चुंबकीय पदार्थ क्या आया, हमारा एक आया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये तो देखो याद रखने वाली चीजें हैं, समझने वाला तो इसमें कुछ नहीं है। हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। देखिए, किसी भी तार के अंदर से जब बिजली गुजरती है, उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो ये क्या है हमारा, आपने सुना भी होगा कि उसको बिजली ने खींच लिया। बिजली की तार कैसे खींच लेगी, जितनी ज्यादा पावर उसके अंदर जाएगी उतना उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है। तो क्या हो रहा है, ये बिजली की तार जो हमारी जा रही है उसमें से जब विद्युत गुजरती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब ये कह रहा है कि ये जो बताया था, ये जो खोज की थी वो किसने की थी हमारे, इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो ऑस्टेन था। उसका नाम क्या था, ऑस्टेन था, जिसने खोज की थी। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, कहां से करता है, सूर्य से ऊर्जा तो हमें मिलती है, अनंत ऊर्जा मिल रही है सूर्य के। जो सूर्य की ऊर्जा का भंडार है वो हमारे लिए प्राकृतिक स्रोत है और अनंत है, बहुत मात्रा में, हमें जितना चाहे हम मिल जाते हैं। अभी कह रहे सुना, सूर्य जो अपनी विकिरण ऊर्जा वो कहां से प्राप्त करता है। देखिए, सूर्य क्या करता है, नाभिकीय संलयन उसके अंदर होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन गैस के गोले आपस में मिलते हैं। तो ये नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है ना, वो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। कोई कार 40 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, 40 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, 15 मिनट तक चली, ठीक है। तो कितनी दूरी तय कर ली इसने, 15 मिनट 1 घंटे का क्या है, चौथा हिस्सा है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली है, ठीक है। अब इसमें 40 किलोमीटर कितनी चली है वो, 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, ठीक है। तो ये कह रहा है 15 मिनट ही चली है वो, 15 मिनट तो चौथा हिस्सा हो गया 1 घंटे का, तो ये क्या आ जाएगा, इसका चौथा हिस्सा अगर हम करेंगे कितना चली वो, 10 किलोमीटर चली है, ठीक है। अभी कहते फिर अगले 15 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो वही 15 मिनट फिर चौथा हिस्सा, 60 किलोमीटर का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर। तो दोनों का मिलाकर के अगर हम करें तो कितना, 25 किलोमीटर चली वो, कितनी, पहले 15 मिनट बाद के 15 मिनट, यानी कि आधे घंटे में 25 किलोमीटर चली वो। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 25 किलोमीटर हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। वन उत्पाद का मतलब ऐसी कौन सी चीज है इन चारों चीजों में जो हमें वनों से नहीं मिलती है। वनों से नहीं मिलती का मतलब
भाई वनों से हमें मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो 4 चीजें दी गई है उनमें से एक चीज ऐसी जो वनों से हमें प्राप्त नहीं होती है, बाकी हमें वनों से प्राप्त होती है। देखो गोंद, हमें पता है गोंद पेड़ों से लगता है, मिलता है हमें। प्लाईवुड, प्लाईवुड किससे बनती है हमारी? प्लाईवुड, प्लाईवुड हमारी लकड़ी, कागज जो है हमारा वो पेड़ों से बनता है, हमारी प्लाई जो है वो पेड़ों से बनती है। सील करने की लाख, ये भी पेड़ों से जो पदार्थ प्राप्त होता है उससे बनती है। कैरोसिन हमारा क्या है? कैरोसिन हमें पता है तेल है, और ये पेट्रोलियम उत्पाद है जो वनों से हमें नहीं मिलता, ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या रहा? कैरोसिन। अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? यानी कि चार्ज। देखिए सेल जो हम लेकर के आते हैं उनमें से भी चार्ज वाले सेल और बिना चार्ज वाले सेल, अलग अलग प्रकार के सेल आते हैं। जो बिना चार्ज वाले सेल हम उनको चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन आजकल हर चीज में चार्जिंग वाले सेल का इस्तेमाल हो रहा है, चार्ज हो रहे हैं वो चार्ज। जैसे देखो घरों में हमारे क्या होता है, बल्ला आता है हमारा मच्छर मारने का, होता है ना चार्ज। ट्रिमर का यूज करते हैं उसमें भी आता है, बैटरी का यूज करते हैं उसमें भी आजकल सेल, चार्जिंग वाला सेल आ रहा है ना, तो उसको चार्ज कर लेते हैं हम, हर चीज चार्ज हो रही है हमारे। लेकिन ये कह रहा है इनमें से कौन सा सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? ये जो सेल धरके इनमें से एक सेल ऐसा है जिसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। वो कौन सा? हमारा वोल्टीय सेल नहीं है हमारा, वो क्या है? हमारा सीसा संचायक सेल। क्या होता है वो? सीसा संचायक सेल, वो हमारा चार्जेबल है जिसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम आपने अगर नहीं पता हो तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? जिस जीव के अंदर एक ही कोशिका होती है। देखिए हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना, और हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन पैरामीशियम के अंदर एक ही कोशिका होती है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? इसका प्रचलन अंग जो हमारा है वो क्या है? सीलिया होता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? सीलिया। इसका उत्तर ये रहेगा हमारा। अगला हमारा है कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? देखिए हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। ये मान लो एक कोई भी कोशिका है और ये इस कोशिका का केंद्रक है। मान लो हम इसको अमीबा का उदाहरण मानते हैं, ये हमारा अमीबा है। गोल नहीं होता है, साइज अलग अलग है, कुछ भी हम ले लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, इसको हमने अमीबा मान लिया, ये इसका क्या है? केंद्रक है। ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब ये कह रहा है कि कोशिका, क्योंकि हमें तो एक कोशिका का ही एग्जाम्पल, हमारा शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन हम एक कोशिका की बात कर रहे हैं कि एक कोशिका ये इसके अंदर केंद्रक है। तब क्या है? इसका जो नियंत्रण अंग है वो क्या है? हमारा केंद्रक होता है। क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण अंग हमारा क्या है? केंद्रक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होता है? जब आप पढ़ोगे इनका पता चल जाएगा। कोशिका झिल्ली, हरी तलवक, ये अलग अलग है, लेकिन हमारा जो केंद्रक है वो क्या कर रहा है? इसको नियंत्रण कर रहा है। केंचुए का श्वसन अंग क्या है? श्वसन अंग का मतलब सांस लेना। हम सांस कहां से ले रहे हैं? नाक से ले रहे हैं या फिर मुंह से ले रहे हैं। इसी प्रकार से मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। तो केंचुआ जो हमारा होता है वो कहां से सांस लेता है? पेड़ है, रंध्र, और भी ऐसे जीव है जिनके अंदर रंध्र होते हैं। देखो यहां त्वचा, केंचुआ क्या करता है? त्वचा से श्वसन प्रक्रिया करता है। तो केंचुए का श्वसन अंग क्या है? हमारा त्वचा है। यूरिया उर्वरक है। यूरिया हम जो खेतों के अंदर खाद डालते हैं, हमें पता है ये क्या है? हमारा एक उर्वरक होता है। खाद, एक तो हमारी जो देसी खाद, हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, कूड़े करकट को दबा करके, पत्तों को, गले सड़े पत्तों को दबा करके मिट्टी में, उनसे जो हम खाद तैयार करते हैं वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक खाद होगी हमारी, कंपोस्ट खाद जिसे हम कहते हैं। और दूसरा यूरिया, जो हम खाद लेके आते हैं, यूरिया या डीएपी, ये कहते हैं यूरिया उर्वरक है, रासायनिक खाद है। तो यूरिया किस चीज का बना हुआ होता है? यूरिया के अंदर होता क्या है? यूरिया के अंदर हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। वैसे तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है और पेड़ वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन वो पेड़ उसी नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं कर लेते? क्या प्रयोग करते हैं पेड़ उस नाइट्रोजन का या नहीं करते?
पेड़ उस नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट पेड़ नहीं ले सकते। पेड़ क्या करते हैं, देखिए जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण होकर के जड़ों के माध्यम से वो पेड़ उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन हम पौधों को जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, हम खाद डालते हैं, यूरिया हमने डाल दी, यूरिया डालने के बाद हम पानी डाल देंगे, खेत में पानी देंगे, पानी देने के बाद वो क्या होता है, यूरिया उसमें मिल करके मिट्टी में चली जाओ और मिट्टी से पौधे जड़ों के माध्यम से उसको नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। अगला, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है? ब्रायोफाइलम जो होता है हमारा, उसके अंदर जो हमारी ब्रायोफाइलम क्या है, हमारा ब्रायोफाइलम पादप, इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है ब्रायोफाइलम में किस भाग में। अब ब्रायोफाइलम हमारा है इसके पत्तों में, किसमें होती है, पत्तों में जनन प्रक्रिया होती है। जनन क्रिया होती क्या है, पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जनन क्रिया होती है कि अपने जैसा नया जीव तैयार करना। देखो सजीव ही ये चीज कर सकते हैं, सजीवों में चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पौधे, वो भी क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी जीव हैं वो सब जीवित प्राणी जो है वो क्या करते हैं, जनन प्रक्रिया करते हैं, यानी कि उनके अंदर अपने जैसा ही जीव पैदा करने की क्षमता होती है और वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीव पैदा करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जनन क्रिया कहते हैं। अब ये जो ब्रायोफाइलम की बात करा, तो ब्रायोफाइलम के अंदर जनन अंग क्या है, जनन अंग क्या है, उसके अंदर पत्ती होती है जिसमें उसका जनन होता है, उसके अंदर जनन प्रक्रिया होती है। निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। देखिए हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उनको फैलाने वाले कोई न कोई तो कीटाणु है। अब उनमें रोगाणु कौन है, उनके जीवाणु है, विषाणु है, या फिर हमारे क्या आते हैं, प्रोटोजोआ या कवक। प्रोटोजोआ कवक का पता आपको क्या होता है, प्रोटोजोआ या कवक? देखिए जो हमारा ब्रेड होता है, डबल रोटी होती है, जब नमी उनको मिलती है तो उनके ऊपर क्या होता है, फफूंद जम जाता है, देखा होगा हरा हरा जाला सा हो जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, कवक होता है। इस प्रकार से अलग अलग हमारे जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, ये सारे के सारे क्या है, रोग कारक है, रोग वाहक है। अब इसमें क्या कह रहा है, निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? निमोनिया का जो रोग कारक होता है वो हमारा क्या होता है, जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। रोग का टीका लगाया जाता है, ये जो ऐसी बीमारियां हैं इनके टीके लगाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका टीका लगता है? क्या इसका टीका लगता है जुकाम का? जुकाम का कोई टीका नहीं लगता। एड्स, मधुमेह, नहीं। हमें बचपन में जो टीके लगाए जाते हैं उनमें टाइफाइड, बच्चों का टीके लगते हैं, टाइफाइड का टीका लगाया जाता है। तो ये टाइफाइड का एक टीका है। रोहू और कतला क्या है? रोहू और कतला शायद आपने ना सुने हो। रोहू और कतला एक प्रकार की मछली की प्रजातियां हैं। क्या है? मछली की जातियां। कौन सी? रोहू और कतला मछली की जातियां। दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है। दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व उपस्थित होता है? देखिए दूध, हम कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। दूध में ऐसा है क्या कि दूध पीना चाहिए? हमारे शरीर के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है और कैल्शियम, हमारे दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम। दूध के अंदर क्या होता है, हमारा कैल्शियम उपस्थित होता है। तो कैल्शियम की मात्रा दूध में होती है, इसलिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए ताकि कैल्शियम, हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम की बनी हुई है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर से एक नई वीडियो के साथ एनएमएस से संबंधित लेकर के आएंगे। देखिए जितना भी आप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न हल करने की कोशिश करें, लेकिन समझ करके हल करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि एनएमएमएस एग्जाम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंदर आपके ऑप्शनल तो होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम होता है। आपको टाइम मैनेज करना भी सीखना होता है। जब आप किसी चीज को समझ करके करेंगे तो आपके समझ के आधार पर आप तुरंत उसका उत्तर पहचान सकेंगे और आप उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगली वीडियो तक मिलते हैं। थैंक यू।